तो चलिए हम लोग आज के पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। बासी मक्खन, यह है बासी। बासी मक्खन में दुर्गंध डैश की वजह से आती है। तो मक्खन में होता है ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक अम्ल। डीएनए अणु का दोहरा कुंडलित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है डीएनए का, ये किसने प्रस्तावित किया था? इनके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। तो वाटसन और क्रिक, इन्होंने दिया था डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपरमाणुक अणु का एक उदाहरण है, यानी एक ऐसा अणु है जो 3 परमाणुओं से मिलकर बना है? तो ऑक्सीजन तो O2 के फॉर्म में होता है, ओजोन O3 के फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता है। तो ओजोन हमारा हो जाएगा ट्राई एटॉमिक। साइकिल और ऑटोमोबाइल की ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पैड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑफ कोर्स घर्षण के लिए किया जाता होगा, तो घर्षण को बढ़ाने के लिए। मानव शरीर का कौन सा अंग ग्लूकोमा से प्रभावित होता है? ग्लूकोमा में हमारा जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाता है, तो ये आंखों से रिलेटेड है। कांच की पट्टी यानी ग्लास स्लैब जो आप यहाँ देख रहे हो PQRS, तो कांच की पट्टी के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन के बाद निर्गत किरण कैसी होगी? ये जो आप AE देख रहे हो AE, ये है आपतित किरण। EF ये है अपवर्तित किरण, और F यहाँ मान लो मैं बना दूँ G, तो ये है FG, ये है निर्गत किरण। तो ये आपतित किरण और निर्गत किरण आपस में समानांतर होते हैं। तो निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जस्ता का एक अयस्क है? डोलोमाइट ये मैग्नीशियम का अयस्क है। कैलेमाइन हम लोग बोलते हैं जिंक कार्बोनेट को, तो कैलेमाइन हो गया, जिंकाइट हो गया, जिंक ब्लेंड हो गया, ये सब जिंक का अयस्क है। क्रायोलाइट हो गया, कोरंडम हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये सब एल्यूमिनियम का अयस्क है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, ये सब आयरन का अयस्क है। तो हमारा आंसर हो जाएगा B। जिंक सल्फाइड को हम लोग जिंक ब्लेंड बोलते हैं, और जिंक ऑक्साइड को हम लोग जिंकाइट बोलते हैं, और जिंक कार्बोनेट को कैलेमाइन बोलते हैं। ये सब अयस्क है जिंक का। विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जिसे सूखा रोग बोलते हैं। क्वाशीयोडकर ये बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। स्कर्वी विटामिन C की कमी से होती है। बेरीबेरी विटामिन B की कमी से होती है। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध बराबर होता है ρL/A। तो चालक का प्रतिरोध ये देख लो, चालक की लंबाई पे, चालक की मोटाई पे, और चालक जिस भी पदार्थ का बना हुआ है उस पदार्थ के प्रकृति पे। तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा गुण संयोजकता के साथ बदल जाता है? यह है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार के बारे में हमें 10th तक NCERT में नहीं दे रखा है, 11th 12th में काफ़ी डीपली पढ़ना होता है। तुल्यांकी भार यानी कि इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट ये वैलेंसी के साथ चेंज हो जाता है। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है जो डैश को प्रभावित करती है, ये आँख की बीमारी है। तो एस्टिग्मेटिज्म, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और अभी आपने देखा था ग्लूकोमा, ये सब आँखों से संबंधित बीमारी है। निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है? कभी आपसे जीव विज्ञान का जनक या फिर जंतु विज्ञान का जनक, मेरा मतलब है कि अगर आपसे कभी फादर ऑफ बायोलॉजी पूछे या फिर फादर ऑफ जूलॉजी पूछे, आंसर आपको देना है एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु, एरिस्टोटल। बट कभी आपसे फादर ऑफ बॉटनी पूछे यानी वनस्पति विज्ञान का जनक, तब आपको आंसर देना है थियोफ्रास्टस। लीवेनहॉक का नाम भी आप याद रखें, इन्होंने खोजा था RBC को, स्पर्म को और बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया बोल दे या फिर लिविंग सेल बोल दे, बैक्टीरिया बोल दे या फिर लिविंग सेल बोल दे, जीवाणु बोल दे या फिर जीवित कोशिका बोल दे, इसका खोज किया था लीवेनहॉक ने। स्पर्म हो गया, RBC हो गया, इन सभी का खोज किया था लीवेनहॉक ने। कार्ल लिनियस को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, आधुनिक वर्गीकरण के जनक कहे जाते हैं कार्ल लिनियस। आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर, इसका अनुपात क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा।
अपवर्तनांक का कोई इकाई नहीं होता, कोई यूनिट नहीं होता। खच्चर यानी कि म्यूल के संकरण से उत्पन्न एक संकर प्रजाति है। तो जो म्यूल होता है ये फीमेल हॉर्स और मेल डंकी के क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन से उत्पन्न होता है। तो नर गधा और मादा घोड़ा के क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन से प्रोड्यूस होता है खच्चर म्यूल। क्षार स्वाद में डैश होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। नील हरे शैवाल में ब्लू ग्रीन एल्गी में डैश होता है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन नील हरे शैवाल में पाया जाता है। कॉर्क पानी में क्यों तैरती रहती है जबकि लोहे की कील डूब जाती है? तो क्योंकि इनके घनत्व में अंतर है। कॉर्क का घनत्व पानी से कम होगा इसलिए तैरती है, और लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है इसलिए डूब जाती है। तो उनके घनत्व में अंतर के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण तकनीक का उपयोग रेत से लोहे के पिनों के पृथक्करण के लिए किया जाता है? यानी रेत में लोहे के कुछ पिन है, इस दोनों को अलग करना है। तो सिंपल सा है, चुंबक ले जाओ, सारे लोहे के पिन चुंबक के साथ चिपक जाएंगे और ये अलग हो जाएंगे रेत से। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित है? रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित है यानी कि केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है। तो उच्च तापमान पर वायु की उपस्थिति में तांबे के तार को गर्म करना, ये हमारा केमिकल चेंज है या फिर बोल दो केमिकल रिएक्शन है। बाकी ये सारे पढ़ लो, ये फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है। आवर्तकाल की एसआई इकाई क्या है? एसआई यूनिट क्या है? तो टाइम पीरियड होता है 1/में आवृत्ति, और आवृत्ति का एसआई यूनिट होता है हर्ट्ज, और टाइम पीरियड का सेकंड। तो सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल हम लोग बोलते हैं एनहाइड्रस एसिटिक एसिड को। एनहाइड्रस यानी कि उसमें पानी नहीं है, तो पानी से मुक्त 100% एसिटिक अम्ल को। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला याद रखो आप, CH3COOH। इसे हम लोग एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। सल्फर का परमाणु क्रमांक क्या है? सल्फर का परमाणु क्रमांक है 16। आर्गन का है 18, सिलिकॉन का है 14, मैग्नीशियम का है 12। एक गोलीय दर्पण और एक पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकल दूरी -10 सेंटीमीटर है। -10 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस किस प्रकार के होने की संभावना है? चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो। फोकल लेंथ नेगेटिव है, इसका मतलब वो है कॉनकेव यानी कि अवतल। फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव हो तो वो होगा कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल। तो हमें -10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो क्या फर्क पड़ता है, ये अवतल ही होंगे। तो दोनों अवतल। एडिपोज ऊतक डैश का संग्रहण करते हैं। एडिपोज टिश्यू ये एनर्जी को स्टोर करता है फैट के फॉर्म में, वसा के फॉर्म में। एथेन का अणुसूत्र C2H6 है और इसमें डैश होते हैं। अब इसमें बताना है कितने बॉन्ड्स होते हैं। तो हम लोग इसका बनाते हैं संरचना। ये एथेन है यानी कि एल्केन का ये दूसरा सदस्य है, दूसरा मेंबर है। पहला होता है मेथेन, दूसरा होता है एथेन। तो इसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे। एल्केन में एक भी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता है। तो 2 कार्बन है, मैंने 2 कार्बन बनाया। एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बनाएगा। तो ये वाला कार्बन 1 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, अभी 3 और बनाएगा, तो ये 3 बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। तो इस कार्बन का वैलेंसी हो गया पूरा। अब ये वाला कार्बन 1 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है इस वाले कार्बन के साथ, बाकी के 3 बॉन्ड और ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। ये हमारा संरचना बन चुका है। गिनती कर लो कितने बॉन्ड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 सहसंयोजी बंध है यानी 7 कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। किसी रासायनिक समीकरण में संकेताक्षर g का उपयोग किस अवस्था में मौजूद किसी विशेष तत्व या यौगिक को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? अब ये कितना आसान सवाल है, देखो बस ये पूछा है आपसे कि G किसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो कोई रिएक्टेंट हो गया, कोई प्रोडक्ट हो गया, अगर वो गैसियस फॉर्म में है तो हम लोग g लिख देते हैं ब्रैकेट में। तो गैसीय अवस्था। प्याज और लहसुन डैश के उदाहरण है।
प्याज और लहसुन ये कंद के उदाहरण हैं। अवतल दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? देखिए, अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, सिवाय एक केस को छोड़कर। अवतल दर्पण में जब वस्तु पोल और फोकस के बीच में होता है, यानी कि यहाँ कहीं, तब प्रतिबिंब सीधा में छोटा बनेगा, सीधा में आवर्धित बनेगा। हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। सिर्फ एक कंडीशन है अवतल दर्पण में, जब प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। वो कब? जब वस्तु हो फोकस और पोल के बीच में, तो ध्रुव और फोकस के बीच में। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, और अवतल दर्पण में जो आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है वो आवर्धित होता है। वहीं मान लो अगर उत्तल दर्पण होता तो मैं आपको याद दिला दूं, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा, छोटा और सीधा है तो आभासी तो होगा ही। तो सीधा, छोटा, आभासी। सीधा में छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण बनाएगा, और सीधा में बड़ा प्रतिबिंब ये अवतल दर्पण बनाएगा। दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज को मापने के लिए सभी परिपथों में वोल्टमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? वोल्टमीटर वोल्टेज मापेगा, और इसे हमेशा परिपथ में समानांतर क्रम में लगाया जाता है। और श्रेणी क्रम में हम लोग लगाते हैं एमीटर को। लगाते हैं। एमीटर ये करंट को मापता है, धारा को मापता है। त्वचा की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? त्वचा के मेनली 3 परत होते हैं। सबसे बाह्यतम, आउटर मोस्ट लेयर, इसे हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे होता है डर्मिस, यानी कि सेकेंड लेयर डर्मिस, और उसके बाद जो सबसे नीचे होता है वो है हाइपोडर्मिस। किसी मशीन के गतिशील पुर्जे में प्रयुक्त 3 स्नेहक, 3 लुब्रिकेंट्स कौन है? यह तेल, ग्रीस और ग्रेफाइट। तेल, ग्रीस और ग्रेफाइट को एज ए लुब्रिकेंट यूज किया जाता है मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन में। पीएच मान 7 से बढ़कर 14 हो जाता है, यह डैश को दर्शाता है। पीएच मान बढ़ रहा है, यानी कि अम्लता घट रहा है, क्षारीयता बढ़ रहा है, तो क्षारीय विलयन। हार्मोन थायरोक्सिन को सामान्यतः डैश कहा जाता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है, तो इस हार्मोन को T4 के नाम से भी जाना जाता है। वह कौन सा तत्व है जिसकी तीसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है? 0 यानी कि 0 होती है। तो जो भी हमारा इनर्ट गैस है, जो भी हमारा इनर्ट एलिमेंट है, अक्रिय तत्व है, उन सभी की इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है। इसमें कौन है? इनर्ट आर्गन। इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता। तो जो इनर्ट एलिमेंट होते हैं उसके बाह्यतम कक्षा पूर्ण होते हैं, इसीलिए वो किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करना चाहता, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो 0 होती है। एस्कॉर्बिक एसिड को डैश नाम से भी जाना जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोलते हैं, विटामिन सी। सभी अक्रिय गैस अणु डैश होते हैं। तो जो भी अक्रिय गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब मोनो एटॉमिक है, यानी कि एक परमाणुक है। निम्नलिखित में से कौन सा मेल गलत है? कौन सा गलत मैच किया गया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक सोडा बोलते हैं, सही है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक पोटास बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl को हम लोग साधारण नमक बोलते हैं, सही है। सोडियम कार्बोनेट को हम लोग धावन सोडा बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं, ये भी सही है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं, ये गलत हो जाएगा। बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बुझा हुआ चूना सिलेक्ट लाइम या फिर भकरा चूना बोल दो। कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, इसे हम लोग चौक बोल देते हैं, लाइम स्टोन बोल देते हैं, संगमरमर बोल देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा B। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध दुगुना कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? V बराबर होता है I इंटू में R। इसको बोला है चेंज ही नहीं करना है, इसको नहीं बदलना है। R को कर दिया 2R। अब हम चाहते हैं कि ये कांस्टेंट ही रहे, चेंज ना हो, तो इसे I/2 होना पड़ेगा, तभी तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और ये I इंटू में R ही रहेगा। तो अगर हमने प्रतिरोध को डबल कर दिया तो करंट आधी हो जाएगी।
तो सी इसका राइट आंसर। द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? द्रव से कन्वर्ट हो गया ठोस में, लिक्विड से ठोस में, ये हो जाएगा हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग। डैश खंडित तना है जो भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में बढ़ते हैं। सेगमेंटेड स्टीम है जो ग्राउंड के अंदर हॉरिजॉन्टली इंक्रीज करते हैं, यह है राइजोम। राइजोम ए इसका राइट आंसर। डैश बालों का मुख्य संरचनात्मक पदार्थ है, तो जो बाल है हमारा ये फाइब्रस प्रोटीन केराटिन से बना होता है, मेनली केराटिन से ही बना होता है और ये एक फाइब्रस प्रोटीन है। थियामिन हम लोग बोलते हैं विटामिन B1 को और बायोटीन बोलते हैं विटामिन B7 को। निम्नलिखित में से किसे न्यूक्लियन के रूप में जाना जाता है? हम सभी जानते हैं कि जो परमाणु के नाभिक होते हैं उन नाभिक में होते हैं सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूक्लियन ये वर्ड ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आएगा। तो न्यूक्लियन यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही इसका राइट आंसर होगा। न्यूक्लियन यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो न्यूक्लियस में तो सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। डैश भातृजुड़वां होने की संभावना होती है, ये कब होती है? ये होती है निषेचन अवस्था में। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्काइन ये है एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन ये है एल्कीन का सामान्य सूत्र, 2 माइनस कर दिया, देखो यहाँ +2 से 2 गायब, और ये है एल्काइन। अब इसमें से भी 2 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा एल्काइन, तो बी इसका राइट आंसर। प्रति सेकंड 1 कूलम विद्युत आवेश डैश होता है, तो 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बट्टे में 1 सेकेंड, तो 1 एम्पियर राइट आंसर। डैश विटामिन ए का सक्रिय रूप है। विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल बोलते हैं, ये रासायनिक नाम है। राइबोफ्लेविन ये विटामिन B2 को बोलते हैं। नियासिन ये विटामिन B3 को बोलते हैं। पायरिडॉक्सिन ये विटामिन B6 को बोलते हैं, और अभी मैंने आपको बताया विटामिन B7 जिसे हम लोग बायोटीन बोलते हैं। धातु ब्लॉकों में डैश का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। मेटल्स ब्लॉक का यूज, धातु के ब्लॉक का यूज बड़े बड़े ब्रिज के निर्माण में किया जाता है, तो वो ब्रिज कमजोर ना पड़ जाए, क्योंकि अगर मेटल ब्लॉक के अंदर किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट आ गया, किसी प्रकार का कोई क्रैक आ गया, तो वो मेटल कमजोर पड़ जाएगा, मतलब फाइनली जाकर के जो ब्रिज बनेगा उनसे वो भी कमजोर पड़ जाएगा। तो ब्रिज में यूज होने से पहले इन मेटल ब्लॉक्स के अंदर किसी प्रकार का कोई क्रैक ना हो, उसे चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। तो किसी प्रकार का क्रैक ना हो, किसी प्रकार का डिफेक्ट ना हो, इसे चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। पवन चक्की का उपयोग करके पवन टरबाइन को घुमाकर जनरेटर चलाने के लिए किस ऊर्जा का दोहन किया जाता है? इसमें यूज होता है गतिमान पवन की गतिज ऊर्जा। सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। कोई पदार्थ प्रकृति में अम्लीय है या क्षारीय है, यह परीक्षण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उपयोग किया जाता है इंडिकेटर का, सूचक का। एक कमानी तुला में बल वजह से उत्पन्न स्प्रिंग के खिंचाव को किसके द्वारा मापा जाता है? एक अंशांकित पैमाने पर गतिशील सूचक मूवेबल इंडिकेटर होता है, जो कि शो करेगा कि स्प्रिंग में कितना खिंचाव हुआ है, तो बी इसका राइट आंसर। एवोगाड्रो कांस्टेंट का मान क्या है? कई बार आपको बता चुका हूं, 6.022 इंटू 10⁻23, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एवोगाड्रो कांस्टेंट को हम लोग n नॉट से भी डिनोट करते हैं, यानी n के नीचे छोटा सा 0, या फिर Na से। पानी का वैद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब अपघटन अभिक्रिया हम लोग लाइट एनर्जी दे करके, करंट इलेक्ट्रिसिटी दे करके, या फिर टेम्परेचर हीट दे करके भी करवा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अपघटन ही करवा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी दे करके, तो ये हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी कि
वो रक्त जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक ले जाता है पल्मोनरी वेन, फुफ्फुस शिरा। ये एक एक्सेप्शन है। देखिए जो भी वेन्स होते हैं, जो भी वेन्स हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, यानी जो ब्लड कार्बन दूषित खून होता है, दूषित खून यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो, ऑक्सीजन बहुत कम हो, तो दूषित खून को कैरी करने का काम करता है वेन। बट एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन, जो कि शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक लेकर के आता है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ नहीं है, यानी इनमें से किसमें नाइट्रोजन नहीं है? ग्लूकोज तो हम लोग जानते हैं C6H12O6, इसमें कहीं भी आपको नाइट्रोजन नहीं दिखेगा, तो ए इसका राइट आंसर होगा। यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया, इन सभी में नाइट्रोजन होता है, तो ये नहीं होगा। सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में किन कणों द्वारा परिक्षेपित होता है ताकि आकाश में इंद्रधनुष दिखाई दे? तो इंद्रधनुष के लिए वर्षा की बूंदें, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने सभी अपरूपों में से कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर डैश उत्पन्न करता है। कार्बन के कई सारे अपरूप हैं, चाहे जोन सा भी अपरूप हो, अगर हम उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती ही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक आदर्श ईंधन की विशेषता है? एक आइडियल फ्यूल की विशेषता है। एक आइडियल फ्यूल वो होता है जिसे हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकें, सस्ते में प्राप्त कर सकें, और जिसको जलाना काफ़ी आसान हो, और उसका कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई होना चाहिए, यानी कि वो ज़्यादा एनर्जी दे, कम अमाउंट जलाने पर ज़्यादा एनर्जी दे। तो 2-3 शर्तें होती हैं आइडियल फ्यूल के लिए। हमें सस्ता और आसानी से मिल जाए, उसको जलाना आसान हो, और उच्च कैलोरी मान हो। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। जैसे मान लो कोई ऐसा ईंधन है जिसका कैलोरीफिक वैल्यू तो बहुत हाई है, बट उसे प्राप्त करने में ही बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो फिर वो आइडियल फ्यूल नहीं होगा, भले ही उसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई क्यों ना हो। ये तीनों शर्तें काम करना चाहिए, तभी हम आइडियल फ्यूल बोलेंगे। ध्वनि डैश के बिना संचारित नहीं हो सकती, ध्वनि माध्यम के बिना संचारित नहीं हो सकती। वे तत्व जो आमतौर पर एकाधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं और जिनके आयन आमतौर पर रंगीन होते हैं, डैश कहलाते हैं। यानी कि कौन से तत्व हैं जो अपने ऑक्सीडेशन को चेंज करता है, यानी उनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन है और उनके आयन्स कलरफुल होते हैं। तो इनके लिए, तो इन सारी चीज़ों के लिए फेमस है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, यानी कि संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ज्वाला कोशिका, फ्लेम सेल्स डैश में पाई जाती हैं। तो ज्वाला कोशिका ये उत्सर्जन के लिए एक विशेष कोशिका है, और ये हमें मिल जाएगा प्लेनेरिया में। तो प्लेनेरिया इसका राइट आंसर। कौन सी संवेदना की अनुभूति जीभ से संबंधित होती है? बहुत ही आसान है, जीभ से हम लोग स्वाद लेते हैं, ये इसका राइट आंसर। दंत क्षरण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसको पानी में मिलाया जाता है? दंत क्षरण को रोकने के लिए, टीथ डिके को रोकने के लिए पानी में मिलाया जाता है फ्लोरीन। टूथपेस्ट में भी फ्लोरीन को मिलाया जाता है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। पानी में कीटाणुओं को मारने के लिए क्लोरीन मिलाया जाता है, जिसे हम लोग क्लोरीनेशन ऑफ वाटर बोलते हैं, बट दंत क्षरण के लिए फ्लोरीन को मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? ये एनसीईआरटी क्लास 10th में ये एमसीक्यू दे रखा है, वही आपके एग्जाम में देखो पूछा है, और मैंने भी जो विद्युत चैप्टर करवाया हुआ है उसमें भी मैंने आपको ये करवाया हुआ है सवाल। तो पावर बराबर होता है V इंटू में I, या फिर बोल दो I² R, या फिर बोल दो V² बटे में R। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, इनमें देख लो, ये आपको नहीं दिखेगा, ये इसका राइट आंसर है। ये पावर का कोई फॉर्मूला है ही नहीं। इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क, स्तंभ, ये सभी मस्तिष्क के भाग हैं। कशेरुक ये मस्तिष्क का भाग नहीं है। झीलों के सुपोषण यानी कि यूट्रिफिकेशन के फलस्वरूप इनमें से क्या होता है? झीलों में क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा में वृद्धि होती है, शैवाल का फलना फूलना होता है, और हाइपोक्सिया होता है, यानी कि ऑक्सीजन में कमी आती है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। यूट्रिफिकेशन में ये सारी चीज़ें होती है। किसी वास्तविक विलयन यानी कि ट्रू सोल्यूशन जैसे कि नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल, कॉपर सल्फेट का विलयन, तो इन मिक्सचर्स में जो विलायक होते हैं
उनके साइज के बारे में है कि उनका साइज क्या होता है। तो इसका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। 10⁻⁹ मीटर को हम लोग बोलते हैं 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। पनडुब्बी से पानी की सतह पर मौजूद वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? ये है पेरिस्कोप। टेलीस्कोप हम लोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए यूज करते हैं। टेलीस्कोप में यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस का। कैलेडोस्कोप और पेरिस्कोप इस दोनों में प्लेन मिरर का यूज होता है, यानी कि समतल दर्पण का। प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण का। पेरिस्कोप का यूज तो आप देख लो, यही है, पनडुब्बी से पानी की सतह पर जो भी वस्तुएं मौजूद होती है उसे देखने के लिए यूज किया जाता है। कैलेडोस्कोप का यूज टॉयज में किया जाता है, एंटरटेनमेंट पर्पज से, मनोरंजन के लिए। और स्टेथोस्कोप में किसी भी प्रकार का कोई लेंस मिरर का यूज नहीं होता है। स्टेथोस्कोप ये काम करता है प्रतिध्वनि पर, इको पर। इसका यूज करते हैं डॉक्टर्स लंग से आने वाले और हार्ट से आने वाले आवाज़ों को सुनने के लिए। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ये विटामिन डी मिलता है सूर्य के प्रकाश से। निम्नलिखित में से कौन सी आयनिक प्रजाति उदासीनीकरण अभिक्रिया में मौजूद होती है? इस क्वेश्चन को आप VBI मार्क कर सकते हो। देखिए, अम्ल क्या देते हैं? H+ देते हैं। जल में अम्ल H+ देते हैं, बट ये H+ इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये तुरंत वाटर में जो वाटर मॉलिक्यूल है इसके साथ कंबाइन होकर के क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन। ये मैं आपको अम्ल क्षार और लवण वाले वीडियो में करवाया हूँ। तो ये हाइड्रोनियम आयन हो जाएगा। H+ को हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं, प्रोटॉन। कांच के प्रिज्म में निम्न में से किस रंग के प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने से ये 7 रंगों में बिखर जाता है, क्योंकि ये जो 7 रंग के प्रकाश है इन सभी का चाल अलग अलग होता है इस प्रिज्म से, इसीलिए ये 7 रंगों में बिखर जाते हैं। इसमें सबसे कम चाल उसका होगा जो सबसे ज़्यादा झुका है। तो देख लो, सबसे ज़्यादा कौन झुका है? लाल सबसे कम झुका है। अगर ये नहीं झुकता तो ऐसे निकल जाता, बट देखो ये झुक गया इतना, यानी कि ये है एंगल लाल रंग के झुकने की। तो सबसे कम झुका रेड, और सबसे ज़्यादा झुका देखो बैंगनी, ये वायलेट, यानी इसका चाल सबसे कम है। तो बैंगनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम चाल बैंगनी और अधिकतम चाल लाल। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या है? हमेशा आपको कहता हूं कि ये जो वैल्यू है इसको आप यूनिट के साथ ध्यान में रखो। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे में kg स्क्वायर। तो यहाँ देख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर होगा। जी के मान को सबसे पहले कैलकुलेट किया था हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने। जी का मान याद रखना, ये कैपिटल जी है, स्मॉल जी नहीं है। ये कैपिटल जी का मान पूरे यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट है, कहीं पर भी ये नहीं बदलेगा, किसी भी प्लेनेट के लिए चेंज नहीं होगा। कॉमा की आकृति वाले जीवाणु को क्या कहा जाता है? कॉमा की आकृति यानी कि इस प्रकार के जीवाणु को क्या कहा जाता है? इसे बोलते हैं विब्रियो। विब्रियो। और जो जीवाणु, जो बैक्टीरिया राउंड शेप्ड होते हैं, इस प्रकार के राउंड शेप्ड होते हैं यानी कि स्फेरिकल होते हैं, इसे बोलते हैं कॉक्सी। और जो रॉड शेप्ड होते हैं, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, इसे बोलते हैं बेसिली। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैल्शियम नामक तत्व का है? कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20, यानी इसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देख लो, 2 8 8 2 8 2 10 18 20, 20 का राइट आंसर होगा। यदि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। फोकल दूरी 16 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या इसका दुगुना हो जाएगा, क्योंकि f = होता है r/2, तो r हो जाएगा 2 टाइम्स f 16, ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? इंसुलिन का उत्पादन होता है अग्नाशय के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का जो बीटा सेल होता है वो इंसुलिन का उत्पादन करता है। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। पैलियोंटोलॉजी डैश के अध्ययन को कहा जाता है?
पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है जीवाश्मों के अध्ययन को, स्टडी ऑफ फॉसिल्स को पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। किसी द्रव में वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तो ये द्रव की प्रकृति, वस्तु की आकृति और द्रव के रिस्पेक्ट में जो वस्तु की गति है, इन सभी पर। 20 का राइट आंसर होगा। प्रतिरोध बराबर, तो R बराबर V इज इक्वल टू I इंटू में R होता है, तो यहाँ से R हो जाएगा V बटे में I, तो V बटे में I धारा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम। दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। सूत्र युग्मन इसे हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में साइनेप्स बोलेंगे। दो न्यूरॉन्स ये आपस में जुड़े नहीं होते हैं, दो न्यूरॉन्स के बीच में हमेशा एक गैप होता है, उस गैप में भरा होता है फ्लूइड, जिसे हम लोग साइनेप्टिक फ्लूइड भी बोलते हैं या फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ये आप ध्यान में रख सकते हो। दो न्यूरॉन्स के बीच में कुछ फ्लूइड भरे होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट या फिर बोलते हो सूत्र युग्मन द्रव। डेंड्रोन डैश के भाग हैं। डेंड्रोन, ये देखो, ये एक न्यूरॉन का पिक्चर है, ये न्यूरॉन का पिक्चर है। ये जो आप ब्रांचेस देख रहे हो इसी को बोलते हैं डेंड्राइट्स या फिर डेंड्रोन। तो ये न्यूरॉन हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसमें ये वाला जो पार्ट्स आप देख रहे हो, ये सारे पार्ट्स, इसे बोलते हैं सोमा या फिर सेल बॉडी। सोमा या फिर सेल बॉडी। और ये जो पूरा हिस्सा है इसे बोलते हैं एक्सॉन। इस पूरे हिस्से को बोलते हैं एक्सॉन, जिसमें ये वाला जो हिस्सा आप लास्ट में देख रहे हो इसे बोलेंगे एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल। अणुसूत्र C6H6 वाला चक्रीय हाइड्रोकार्बन कौन सा है? ये है बेंजीन। C6H6 ये बेंजीन का है। इसका संरचना भी आप ध्यान में रखो। बेंजीन एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। यह है बेंजीन, फॉर्मूला है C6H6। इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है। ध्यान में रखना, 12 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं। यकृत द्वारा स्रावित पित्त डैश मदद करता है। तो लीवर जो बाइल जूस बनाता है ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। फैट को इमल्सीफाई करने का काम करता है बाइल जूस। निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है? सजातीय श्रेणी, तो यहाँ देखो, यह इथेन मीथेन, ये दोनों तो एल्केन का मेंबर है, बट ये है प्रोपीन जो कि एल्कीन का मेंबर है। ये नहीं होगा। इथेन मीथेन ये दोनों एल्केन का मेंबर है, चलो ठीक है, बट ये है इथाइन यानी कि एल्काइन का मेंबर है, तो ये भी नहीं होगा। इथाइन प्रोपाइन ये दोनों एल्काइन का मेंबर है, बट ये है ब्यूटीन, ये है एल्कीन का मेंबर, तो ये भी नहीं होगा। इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन ये तीनों ही एल्काइन का मेंबर है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नी कैप को क्या कहा जाता है? नी कैप को पटेला बोलते हैं, पलिया हिंदी में। 20 का राइट आंसर। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए 2 वोल्ट के 3 सेल्स हैं जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो इन सेल का उपयोग एक परिपथ में बैटरी के रूप में किया जाता है। बैटरी के टर्मिनल्स के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो ये सारे सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इन सबको ऐड कर दो। कितने सेल हैं? 3 हैं, सारे के सारे 2 वोल्ट के हैं, तो टोटल 6 वोल्ट हो जाएंगे बैटरी के टर्मिनल्स के बीच का वोल्टेज। 6 वोल्ट इसका राइट आंसर होगा। अगर पैरेलल में होता ये तीनों तो हम 2 ही वोल्ट को टिक करते हैं। एल्कली एक ऐसा क्षार है जो डैश में घुल जाता है। एल्कली एक ऐसा क्षार है जो जल में घुल जाता है। पानी इसका राइट आंसर होगा। यानी कि जो क्षार पानी में घुलता है उसे हम लोग एल्कली भी बोलते हैं। यानी कि सारे क्षार एल्कली नहीं है, बट जो भी एल्कली है वो सब के सब क्या है? क्षार है। एल्कली हम उसे बोलेंगे, एल्कली हम सिर्फ उसी क्षार को बोलेंगे जो जल में घुलेगा। निम्नलिखित में से किस उपकरण में आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग होता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज होता है लैक्टोमीटर में, जो कि दूध की शुद्धता को मापता है। हाइड्रोमीटर में जो कि फ्लूइड का रिलेटिव डेंसिटी मापता है। तो 20 का राइट आंसर होगा। लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापता है। थर्मोमीटर आपको पता ही है, टेम्परेचर मापता है। बैरोमीटर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापता है, वायुमंडलीय दाब को मापता है।
विभिन्न यादृच्छिक दिशाओं में प्रकाश को फैलाने की परिघटना को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसे बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सर्वाधिक विचलित होता है? तो सर्वाधिक विचलित होता है, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। सर्वाधिक विचलित हुआ वायलेट, सबसे कम विचलित हुआ रेड। तो बैंगनी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि बैंगनी कलर का जो प्रकाश है उसकी चाल सबसे कम है। किसी विशेष ताप पर संतृप्त विलयन में मौजूद विलय की मात्रा को इनकी डैश कहा जाता है। इन्हें कहते हैं सॉल्युबिलिटी, हिंदी में विलयता। संतृप्त विलयन क्या होता है? जैसे मान लो आपने किसी गिलास में पानी लिया, उस पानी में आपने चीनी डाला और घोल दिया। घुलने के बाद आपने और चीनी डाला, फिर से आपने उसको घोल दिया, आपने और चीनी डाला, फिर से आपने घोल दिया पूरा का पूरा। बट ये कब तक चलेगा? एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें आप और चीनी नहीं घोल सकते। तो अब जो वो आपके पास विलयन है जिसमें अब और ज़्यादा चीनी नहीं घुल सकता, यानी अब जो आपके पास सॉल्यूशन है उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता। अब उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि संतृप्त विलयन, और उसमें जो चीनी का अमाउंट है उसे हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो ये जो विलयता है ये भी बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है किसी विशेष ताप पर, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से ये सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगा। नाइट्रोजन में से किसे पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है? ये नाइट्रोजन नहीं है, ये है निम्न। निम्न में से किसे पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है? तो धातु की ये भौतिक गुण होती है, पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। तो नाइट्रोजन अधातु है, ऑक्सीजन अधातु है, सल्फर अधातु है, लोहा धातु है। डी इसका राइट आंसर। परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? जेड से डिनोट करते हैं परमाणु क्रमांक को। दूसरे आवर्ती के तत्वों को डैश के रूप में जाना जाता है। दूसरे आवर्ती के तत्व को बोला जाता है सेतु तत्व, ब्रिज एलिमेंट। और तीसरे तत्व के एलिमेंट को बोलते हैं विशिष्ट तत्व यानी कि टिपिकल एलिमेंट। टिपिकल एलिमेंट और सेतु तत्व यानी कि ब्रिज एलिमेंट। संक्रमण तत्व ये हम बोलते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट को। तो ब्रिज एलिमेंट ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, एलिमेंट्स को बोलते हैं, और टिपिकल एलिमेंट ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को बोलेंगे। आप हमें बताएं कि लेंथेनम जिसको हम लोग La से डिनोट करते हैं, सिंबल होता है La, और एक्टीनियम जिसे हम लोग कैपिटल A और स्मॉल c से डिनोट करते हैं। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है, एक्टीनियम का एटॉमिक नंबर 89 है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? S ब्लॉक का है, P ब्लॉक का है, D ब्लॉक का है, F ब्लॉक का है? कौन से ब्लॉक का ये दो एलिमेंट्स है, लेंथेनम और एक्टीनियम? आंसर दीजिए आप लोग कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा नहीं है, इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है? तो ये हो जाएगा प्रोथैलस, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है। घटपर्णी, वीनस, फ्लाई ट्रैप और सनड्यू ये इंसेक्टिवोरस है, कीट भक्षी पौधे हैं। इस निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये थॉमस एच मॉर्गन और हरगोविंद खुराना, इन दोनों को मिला था अनुवांशिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। तो मॉर्गन और खुराना दोनों इसका राइट आंसर होगा। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तब तांबा धातु और पानी बनता है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का क्या होता है? देखिए, पहले कॉपर ऑक्साइड था यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ था, बाद में क्या हुआ, तांबा धातु बना यानी सिर्फ कॉपर बना। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना यानी ऑक्सीजन छोड़ करके चला गया। तो ऑक्सीजन का छोड़ करके जाना क्या कहलाता है? अपचयन, यानी कॉपर ऑक्साइड का हो गया अपचयन। किसी परमाणु में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर वह बन जाएगा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो उस पर माइनस चार्ज आएगा। जैसे क्लोरीन है, इसमें अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो ये Cl माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, क्लोरीन आयन, और ये है ऋणायन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है?
विटामिन बी और सी ये फैट सोल्यूबल नहीं है, ये है वाटर सोल्यूबल, ये जल में घुलता है, वसा में नहीं घुलता है। तो विटामिन सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी ए, डी, ई के ये सब फैट सोल्यूबल होते हैं। ट्रक जैसे भारी वाहनों को चलाने के लिए पेट्रोलियम की किस उत्पाद का उपयोग किया जाता है? तो इसमें डीजल का उपयोग किया जाता है, तो डीजल इसका राइट आंसर होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप डैश उत्पन्न होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक क्षार है और जिंक ये एक धातु है। धातु और अम्ल के अभिक्रिया के ऊपर तो बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि सारे ही धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। लेकिन क्षार और धातु का अभिक्रिया आपको नहीं के बराबर देखने को मिलेगा। तो एग्जाम में भी इसके ऊपर सवाल नहीं के बराबर पूछा जाता है, और ये एक सवाल अभी तक हमें मिला है जिसमें क्षार और धातु का अभिक्रिया करवाया गया है। तो एनसीईआरटी में बस यही एक रिएक्शन दे रखा है जिसमें क्षार और धातु का अभिक्रिया करवाया गया है। धातु और लवण का तो बहुत सारा अभिक्रिया है, बट क्षार और धातु का यही एकमात्र अभिक्रिया दिया गया है। और ये आपको ऐसे ही याद कर लेना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनेगा सोडियम जिंकेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। तो सोडियम जिंकेट इसका राइट आंसर होगा। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? ये की जाती है हार्ट पे, हृदय। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? यह है विटामिन डी। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देता है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ी गई थी। निम्नलिखित में से किस तत्व के लिए जगह छोड़ी गई थी? जर्मेनियम के लिए छोड़ी गई थी। जर्मेनियम किसके जगह पर आया? एका सिलिकॉन। एका सिलिकॉन की जगह पर जर्मेनियम आया। प्रून किसे कहा जाता है? ये सूखे आलू बुखारे को कहा जाता है, ड्राई प्लम्स को। मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो ये होते हैं नंबर में 46, पेयर में बोले तो 23। रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा लिखा जाता है। तो कोई सा भी रासायनिक प्रतीक उठा लो जिसमें अगर एक ही लेटर है, जैसे कि नाइट्रोजन, इसमें एक ही एटम है, इसमें एक ही लेटर का यूज किया जाता है, तो ये कैपिटल होगा। बट मान लो कोई ऐसा सिंबल है जिसमें 2 लेटर्स का यूज होता है, जैसे कि सोडियम, तो पहला हम लोग कैपिटल लिखते हैं और दूसरा स्मॉल लिखते हैं। जैसे कि कॉपर, पहला सी कैपिटल उसके बाद स्मॉल। जैसे मैग्नीशियम, पहला एम कैपिटल उसके बाद स्मॉल। तो रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा बड़े अक्षर में लिखा जाता है। डैश को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो हृदय, हार्ट को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। हम लोगों का जो हार्ट है, हम मैमल्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा का होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और कास्टिक पोटास बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बुझा हुआ चूना या फिर भकरा चूना या फिर स्लैक्ट लाइम बोलते हैं। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान में हम लोग जानवरों का अध्ययन करते हैं। किसी चालक की प्रतिरोधकता डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। पहले आप एक काम करो, यहाँ पर ये जो प्रतिरोधकता है इसको काट कर प्रतिरोध करो, क्योंकि ये सवाल प्रतिरोध के लिए ही है। किसी चालक की प्रतिरोध डैश के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। तो R = रो L/A होता है। तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लेंथ बढ़ाओगे, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो ये रो बढ़ जाता है, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि R भी बढ़ जाता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा तांबे का मुख्य अयस्क है? तांबे का मुख्य अयस्क यहाँ हो जाएगा चाल्कोपाइराइट। बॉक्साइट ये अयस्क है एल्यूमिनियम का, डोलोमाइट मैग्नीशियम का, और ये सिडेराइट होता है आयरन का। रदरफोर्ड ने प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली डैश पर डाला गया था। तो ये सोने का फॉयल था, सोने की पन्नी, गोल्ड फॉयल। संतुलित रासायनिक समीकरण डैश के अनुरूप होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण बैलेंस केमिकल इक्वेशन,
ये मास कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है, यानी मास कंजर्वेशन यहाँ काम करता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। शैवाल को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है? इसमें यूज किया जाता है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट CuSO4। उत्प्लावन बल का डैश द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल का परिमाण, मैग्नीट्यूड। तो जो बायोंट फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है लिक्विड के डेंसिटी पर और वॉल्यूम पर। निम्नलिखित में से कौन सा बल वस्तु पर सतह के लंबवत कार्य करता है? ये बल को बोलते हैं प्रणोद, थ्रस्ट। थ्रस्ट जो हम लोग दाब बोलते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो ये जो फोर्स होता है ये सतह के लंबवत होता है, तो हम और अच्छे से बोल सकते हैं थ्रस्ट अपॉन एरिया, यानी कि प्रणोद बटे में क्षेत्रफल। जब भी हम प्रणोद बोलेंगे तो हमारा मतलब यही होगा कि ये बल सतह पर लंबवत काम कर रहा है, लेकिन बल बोलेंगे तो वो लंबवत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। DNA अनुक्रम में जीन को चिह्नित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एनोटेशन। एनोटेशन। मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? सेक्स, फीमेल सेक्स सेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। यह है अंडा यानी कि एग, और यही अगर नर होता तो नर प्रजनन सेल, तो हो जाता शुक्राणु यानी कि स्पर्म। प्रकनली शिशु या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी ना बोल करके IVF कहा जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, फीमेल के एग को और मेल के स्पर्म को आपस में फर्टिलाइज करवाया जाता है लैब में। फर्टिलाइज करवाने के बाद इसको डाल दिया जाता है महिला के यूट्रस में यानी कि गर्भाशय में, और फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो क्या होता है, इसमें डिंब का निषेचन प्रकनली में होता है, लेकिन यह गर्भाशय में विकसित होता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अभी एक मूवी आ रही है गुड न्यूज, अक्षय कुमार की मूवी है गुड न्यूज, अक्षय कुमार और करीना कपूर की। तो ये जो मूवी है गुड न्यूज, ये इसी पर बेस्ड है, IVF पर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पर। आप उसका ट्रेलर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया है? निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। कौन सा उपकरण सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करता है? सूर्य के प्रकाश को यानी कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यह है सोलर सेल। पृथक्करण फनल का उपयोग डैश के मिश्रण के पृथक्करण के लिए किया जाता है। जो सेपरेटिंग फनल होता है उसका यूज किसको अलग करने के लिए किया जाता है? किस टाइप के मिक्सचर को? मिश्रणीय तरल पदार्थ यानी कि मिक्सिबल लिक्विड। तो मिश्रणीय तरल पदार्थ यानी कि दो घुलनशील द्रव पदार्थ, तो इसके लिए यूज किया जाता है आसवन विधि या फिर प्रभाजी आसवन विधि, डिस्टिलेशन या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। काली स्याही में मिश्रित डाई, इसको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज किया जाता है। अमिश्रणीय तरल पदार्थ, इमिसिबल लिक्विड यानी कि अघुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए, इसके लिए पृथक्करण फनल यानी कि सेपरेटिंग फनल का यूज किया जाता है। नमक और कपूर का मिक्सचर है तो सिंपली गर्म करो, कपूर भाप में कन्वर्ट हो जाएगा और नमक बच जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है? सोनार यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति बताता है। इकोकार्डियोग्राफ में डैश का उपयोग किया जाता है। इकोकार्डियोग्राफ में अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। इकोकार्डियोग्राफ में अल्ट्रासाउंड का यूज करके हमारे हार्ट का लाइव इमेज दिखाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक तत्व पानी से अधिक सघन होता है? तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों पानी से हल्के होते हैं, यानी इसका जो घनत्व है, इन तीनों का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी, जो कि पानी का घनत्व है, इससे कम होता है, इसीलिए पानी में तैरते हैं। तो इसमें आपको पोटेशियम राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम हल्का हो गया, लिथियम हल्का हो गया, सोडियम हल्का हो गया। हमसे पूछा है पानी से अधिक सघन है, यानी पानी से कौन भारी है? तो कैल्शियम इसका राइट आंसर होगा। कैल्शियम इस सवाल का सही जवाब होगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम पानी से हल्के होते हैं, इसलिए पानी में तैरते हैं। साथ में ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसको चाकू से कट किया जा सकता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम
इस तीनों को। पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम डैश है। देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये ग्रुप नंबर 1 के तत्व हैं। जैसे जैसे हम इसमें नीचे आएंगे साइज इंक्रीज होगा। तो परमाणु त्रिज्या से हमें साइज के बारे में ही पता चलता है। तो पोटेशियम ऊपर है, सॉरी नीचे है, और सोडियम ऊपर है। तो पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम से अधिक है। तो पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम से अधिक है, राइट आंसर। पहला वनस्पति वैज्ञानिक किससे माना जाता है? यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक पूछा गया है इसमें। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। और जंतु विज्ञान या फिर जीव विज्ञान का जनक पूछे तो आंसर आपको अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल लगाना है। वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? ये मैं आपसे कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। इसमें आयन्स एक्सचेंज होते हैं और इसमें एक प्रेसिपिटेट का भी निर्माण होता है, इसीलिए इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में अत्यधिक उच्च प्रतिरोध होता है? इस चारों को चेक करो, आपको एक विद्युत रोधी दिख रहा है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, जैसे कि सूखा लकड़ी हो गया, ये सब, इन सब का रेजिस्टेंस हाई होता है। यदि वस्तु अनंत और अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच रखी जाती है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। अवतल लेंस में हमेशा सीधा में छोटा प्रतिबिंब बनता है। सीधा में छोटा प्रतिबिंब, और सीधा हमेशा आभासी होता है। तो आभासी, सीधा और साथ में क्या होगा? छोटा। तो सीधा में छोटा प्रतिबिंब बनेगा अवतल लेंस में ऑलवेज। इनमें से कौन सा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। एक्टिनियम के बाद 14 तत्वों को कहा जाता है। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर 89 है। एक्टिनियम का सिंबल है Ac, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक्टिनियम ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। एक्टिनियम के बाद 14 तत्व यानी कि 90 से लेकर के 103 तक, ये सारे तत्व आते हैं F ब्लॉक में। F ब्लॉक में, और इसे कहा जाता है एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड एलिमेंट्स। तो एक्टिनॉइड इसका राइट आंसर होगा बी। डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स को कहा जाता है संक्रमण तत्व, और F ब्लॉक के एलिमेंट को कहा जाता है आंतरिक संक्रमण तत्व। ये जो 90 से लेकर 103 है, यानी कि सारे के सारे जो एक्टिनॉइड्स हैं, ये हमारे 7वें आवर्त के तत्व हैं, पीरियड नंबर 7 के। वह पदार्थ जो सहसंयोजी बंध बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है, डैश कहलाता है। यह कहलाता है लुईस क्षार। देखिए, अम्ल और क्षार के परिभाषा के लिए 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस के अनुसार एसिड, अम्ल, वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है, और बेस वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देता है। दूसरा हमारा थ्योरी आता है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। इसके अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है। देखिए, यहाँ इन्होंने हाइड्रोजन आयन कहा, यहाँ इन्होंने प्रोटॉन कहा, तो ये दोनों एक ही होता है। और बेस, क्षार, वह पदार्थ है जो H+ को एक्सेप्ट करता है, यानी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, उसे क्षार कहेंगे इनके अनुसार, ब्रॉन्स्टेड के अनुसार। और अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है। तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट आता है लुईस थ्योरी के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, और बेस वह पदार्थ है जो लोन पेयर को डोनेट करता है। लोन पेयर क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके एक लोन पेयर का निर्माण करता है। जैसे देखिए NH3, यह है अमोनिया। NH3 में नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है। नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 में से 3 तो इंगेज है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इंगेज होते हैं, तो एक तो हाइड्रोजन का है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी एक हाइड्रोजन का और एक नाइट्रोजन का, यहाँ भी एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बनाने में इंगेज हो चुके हैं। बच गया इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन,
ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक लोन पेयर कहलाएगा। तो कभी भी एग्जाम में सवाल पूछे कि अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर कितने लोन पेयर हैं, तो आप बोलोगे कि 1 लोन पेयर है। निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? पाचन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं होगा? हृदय, हार्ट। ये हमारे परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। सांद्रित सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, तो इसका पीएच क्या है? यह कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक बहुत ही मजबूत क्षार है ये। इसका पीएच है 14। यदि किसी परिपथ में कई सारे बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो और कोई एक बल्ब बंद हो जाए तो अन्य बल्बों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर एक भी बल्ब बंद हो गया यानी कि कनेक्शन टूट गया। अगर एक का भी कनेक्शन टूट गया तो सारे ही बंद हो जाएंगे। इसीलिए हमारे घरों में जो वायरिंग की जाती है, हमारे घरों में जो बल्ब लगे होते हैं वो सारे समानांतर क्रम में होते हैं, ताकि एक का कनेक्शन टूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारे बल्ब जलते रहेंगे। तो कुछ अन्य सभी बल्ब जलना बंद कर देंगे। घर्षण कम करने के लिए किसी मशीन के गतिशील भागों के बीच क्या रखा जाता है? यह है एयर कुशन। फ्रिक्शन को कम करने के लिए इसे रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतः परजीवी का उदाहरण है? जो परजीवी होता है इसे एक होस्ट चाहिए होता है, जैसे कि हमारे बालों में जो जू होता है, तो उस जू के लिए हम लोग हो गए होस्ट, जिससे वो अपना पोषण प्राप्त करता है। बट यहाँ अंतः परजीवी है। अब ये जो पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, ये तो या फिर ये होस्ट के अंदर रह सकते हैं, बॉडी के अंदर इनसाइड, या फिर बॉडी के सरफेस पे। तो अंतः परजीवी का मतलब होता है ये होस्ट के अंदर होगा, होस्ट के इनसाइड होगा। तो ये हो जाएगा फीता कृमि टैप वॉर्म। वही अगर हम जू की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा एक्टो पैरासाइट। ये हो गया इंडो पैरासाइट अंतः परजीवी, और जो जू होता है वो हो गया एक्टो पैरासाइट बाह्य परजीवी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके डैश उत्पन्न करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये मिल करके बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि लवण और वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिलकर बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर। तो लवण और जल दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार दिखाई देता है? चमकदार कौन होगा? चमकदार वो होगा जो धातु होगा। धातु का ये भौतिक गुण होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। सल्फर ये अधातु है, ये नहीं होगा। एल्यूमिनियम हो जाएगा। कार्बन, कोयला ये सब नहीं होगा। कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है? कौन सा पार्ट हमारे ईयर का जो साउंड वाइब्रेशंस होते हैं उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं? ये होता है कोक्लिया। और उसके बाद ये इलेक्ट्रिक सिग्नल को ऑडिटरी नर्व ब्रेन तक लेकर के जाता है। विटामिन B1 को डैश भी कहा जाता है। विटामिन B1 को कहा जाता है थियामिन। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C को कहा जाता है। बायोटीन ये विटामिन B7 को कहा जाता है। और नियासिन ये विटामिन B3 को कहा जाता है। रतौंधी रोग डैश की कमी के कारण होता है। रतौंधी रोग विटामिन A की कमी से होता है। विटामिन B की कमी से बेरी रोग, C की कमी से स्कर्वी और D की कमी से सूखा रोग रिकेट्स। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है? नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल और कॉपर सल्फेट विलयन, ये सब के सब होते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनस मिक्सचर। और मैं आपको बता चुका हूँ जो भी समांगी मिश्रण होते हैं वो टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाता, लेकिन कोलॉइड दिखाएगा। तो दूध एक कोलॉइड है, ये टिंडल इफेक्ट को दिखाएगा। निलंबन सस्पेंशन वो भी दिखाएगा बट कुछ समय के लिए, उसके बाद ये नहीं दिखाता है सस्पेंशन, बट कोलॉइड हमेशा दिखाएगा। केले का योग्य हिस्सा, केले का खाने योग्य हिस्सा, केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? यह कहलाता है एंडोकार्प और मेजोकार्प, अंतः फल भित्ति और मध्य फल भित्ति।
यदि एक गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आभासी है तो आवर्धन का मान ज्ञात कीजिए। मैग्निफिकेशन, जिसे हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो मैग्निफिकेशन अगर ये पॉजिटिव है तो हम बोलते हैं कि इमेज सीधा है, इमेज सीधा है। यही अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है तो हम बोलते हैं कि इमेज उल्टा है, प्रतिबिंब उल्टा है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है तो हम बोलते हैं कि प्रतिबिंब आकार में बड़ा है, वस्तु के आकार से बड़ा है। अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड, याद रखें मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है तो हम बोलेंगे कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा है। तो हमें क्या रखा है कि बोला है कि ये आभासी है, तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, यानी कि ये धनात्मक हो जाएगा। बकमिंस्टर फ्लोरीन, फ्लोरीन में डैश कार्बन परमाणु होते हैं। फ्लोरीन का जो संरचना है वो फुटबॉल के जैसा होता है, इसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं। एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर डैश बना सकते हैं। जैसे कि वाटर है, इसमें देखिए अलग अलग तत्व के परमाणु मिल करके एक पानी का अणु बनाया, और वही नाइट्रोजन है, एक ही तत्व के परमाणु है मिल करके अणु बनाया, तो ये हो जाएगा अणु, मॉलिक्यूल। अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? आरबीसी रेड ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल। आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, तो ये है एरिथ्रोपोइटिन। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा बनता है जन्म के बाद। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान में रखो। आरबीसी का बनना यह कहलाता है एरिथ्रोपोएसिस। एग्जाम में आपको ऐसे ही लिख करके आएगा एरिथ्रोपोएसिस, इसका हिंदी में कुछ और लिख कर नहीं आएगा, हिंदी में एरिथ्रोपोएसिस ही लिखा आएगा। तो आरबीसी का बनना यह कहलाता है एरिथ्रोपोएसिस। और जो अंग आरबीसी का प्रोडक्शन करता है, जो अंग आरबीसी को बनाता है, इसे बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। जैसे अभी आपने देखा अस्थि मज्जा में आरबीसी बनता है, तो बोन मैरो जन्म के बाद आरबीसी को बनाता है, तो बोन मैरो हमारा हो गया एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। उसके बाद जन्म से पहले भ्रूणीय अवस्था में, फीटल स्टेज में, ये बनता है लीवर और स्प्लीन में। तो लीवर एंड स्प्लीन ये भ्रूणीय अवस्था में एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन होता है, और जन्म के बाद एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन क्या होता है? बोन मैरो। तो अब से आप ध्यान में रखना कि एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन पूछे मतलब आपसे पूछा जा रहा है वो अंग जो आरबीसी को बनाता है। उसके बाद आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है कौन सा हार्मोन? एरिथ्रोपोइटिन। यही आपसे पूछा गया है। आरबीसी नॉर्मल से अगर ज़्यादा हो गया है तो उस केस को कहा जाता है पॉलीसाइथीमिया, और आरबीसी नॉर्मल से कम हो गया है तो उस केस को कहा जाता है एरिथ्रोसाइटोपेनिया। आरबीसी का इंक्रीज होना पॉलीसाइथीमिया, और आरबीसी का डिक्रीज होना एरिथ्रोसाइटोपेनिया। तो ये सारे पॉइंट्स, ये सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखना। टेलुरियम नामक तत्व एक है। टेलुरियम एक उपधातु है, 7 उपधातु है जिसमें एक टेलुरियम भी है। निम्नलिखित में से किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन का मुख्य घटक होता है? तो ब्यूटेन, प्रोपेन ये मुख्य घटक है एलपीजी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का, और प्राकृतिक गैस का होता है मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है? 1 सेकंड में जो दोलन की संख्या होती है उसे हम लोग आवृत्ति बोलते हैं। वह रासायनिक प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्लूकोज को अवायवीय रूप से तोड़ा जाता है डैश कहलाती है। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन के अब्सेंस में, इसे कहा जाता है फर्मेंटेशन। किण्वन, फर्मेंटेशन। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ½ CSO4.12 ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। यह है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यह है वॉशिंग सोडा। ये ए और डी ये दोनों एक ही ऑप्शन है, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यहाँ भी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ए और डी इसका राइट आंसर होगा, ए और डी। यहाँ कुछ मिस्टेक है, कोई एक ही इसमें से सही होना चाहिए था।
बट जो दे रखा है उसको रहने दो, ए और डी इसका राइट आंसर। कील की नोक नुकीली क्यों होती है? देखिए, प्रेशर बराबर होता है थ्रस्ट, या इसी को बोल सकते हो आप परपेंडिकुलर फोर्स, और बट्टे में एरिया, यानी कि दाब बराबर बल बट्टे में क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही ज़्यादा होगा, एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। इसीलिए जो कील की नोक होती है वो नुकीली होती है। नुकीली हो जाने के कारण उसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है वो कम हो जाता है, और जिसके कारण वो अधिक दाब लगा पाता है, कम बल पर भी अधिक दाब लगा पाता है। तो अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र पर लगने वाला बल अधिक दाब डालता है, ए इसका राइट आंसर होगा। जब किसी समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो यह डैश कहलाता है। दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या समान है, इसका मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो रहा है। अगर ऐसा है तो वो रासायनिक समीकरण संतुलित है, तो सी इसका राइट आंसर। सीलिंग फैन और साइकिल के हब और धुरी के बीच घर्षण को कम करने के लिए किस मशीन पुर्जे का उपयोग किया जाता है? बॉल बेयरिंग का यूज किया जाता है। एड्स का विषाणु शरीर में डैश को नष्ट कर देता है। तो एड्स के जो विषाणु हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को बर्बाद कर देता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र हमारे इम्यूनिटी को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, जिसके कारण छोटी मोटी प्रॉब्लम जैसे कि बुखार लगना, सर्दी, खांसी, ये सब भी एक भयावह रूप ले लेता है। स्वाद को परखने के लिए निम्न में से कौन सी तंत्रिका उत्तरदायी होती है? स्वाद को परखने के लिए तो ये हमारा जीवाग्रसनी तंत्रिका, राइट, जीवाग्रसनी तंत्रिका। गठन तंत्रिका ये सूंघने के लिए, चक्रक तंत्रिका और ऑप्टिक तंत्रिका ये दोनों देखने के लिए। एथेनोइक एसिड को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एथेनोइक एसिड CH3COOH, इसे कहा जाता है एसिटिक एसिड। इसका यूज सिरका में किया जाता है। एक इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। बी इसका राइट आंसर। और ये कार्य बराबर होता है आवेश गुने में विभव। यह है पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, विभव नहीं विभवांतर। तो W = Q × V, इस पर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा दांतों का बाहरी आवरण है? ये हमारे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है, एनामेल। हाइड्रोजन क्षय वाली अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन क्षय यानी कि हाइड्रोजन का जाना, हाइड्रोजन का लॉस। तो अगर ऑक्सीजन का क्षय होता है तो हम लोग बोलते हैं अपचयन, अगर हाइड्रोजन का क्षय होता है तो हम लोग बोलते हैं उपचयन, जिसे हम लोग ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया तो जिसमें एक रिएक्टेंट टूट जाता है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में। अपचयन जिसमें हाइड्रोजन कंबाइन करेगा या फिर ऑक्सीजन छोड़ करके जाएगा। संयोजन जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन आकर के जुड़ेगा या फिर हाइड्रोजन छोड़ करके जाएगा। डैश थायराइड की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने वाला खनिज है, तो ये है आयोडीन। आयोडीन चाहिए थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए। एक कमानीदार तुला यानी कि स्प्रिंग बैलेंस में जब कोई बल लगाया जाता है तो कौन सा हिस्सा खिंचता है? इसमें होता है कॉइल्ड स्प्रिंग, यही खिंचता है। एक बैटरी से 10 सेकंड में 25 कूलम का आवेश निकलता है। प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। 10 सेकंड में 25 कूलम है, तो 1 सेकंड में जितना कूलम प्रवाहित होता है उसी को करंट बोलते हैं। तो 10 सेकंड में 25 कूलम, तो 1 सेकंड में 2.5 कूलम, तो 2.5 एम्पियर इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र धारा, विभवांतर और प्रतिरोध के बीच के संबंध को दर्शाता है? तो ओम कहता है V = I × R। तो यहां से हम लिख सकते हैं R = V/I, तो V/I ये हो जाएगा कैपिटल V। सी इसका राइट आंसर। दिए गए तापमान पर किसी गैस, द्रव या ठोस के कणों में अलग अलग मात्रा में डैश होती है। तो गैस के जो
कण होते हैं उसके पास गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, उससे कम होती है द्रव में, सबसे कम होती है ठोस के पास। तो गतिज ऊर्जा इसका राइट आंसर होगा। CnH2n ये एक सामान्य सूत्र है। ये कौन से हाइड्रोकार्बन का है? ये है एल्काइन का। एल्केन का होता है CnH2n+2, ये हो जाएगा एल्कीन का, और एल्काइन का होता है CnH2n-2, तो CnH2n ये हो जाएगा एल्कीन का। समुद्र में मौजूद हरे पौधे मछली की सांस लेने में किस प्रकार मदद करते हैं? हरे पौधे ऑक्सीजन को निकालते हैं और ये ऑक्सीजन मछली सांस लेने में यूज करती है, तो ऑक्सीजन निकालते हैं, इसका राइट आंसर होगा। सोडियम क्लोराइड में मौजूद धनायन कौन सा है? तो Na+Cl-। धनायन कौन सा हो जाएगा? Na+। निम्नलिखित में से कौन आवर्त सारणी के शीर्ष से दाएं ओर पाया जाता है? तो हमारे आवर्त सारणी में शीर्ष पर दाएं ओर क्या मिलेगा? हीलियम मिलेगा। ये क्या है? अधातु। मीथेन निम्नलिखित में से कौन से जीवाश्म ईंधन का मुख्य घटक है? तो एलपीजी के बारे में हम लोगों ने देखा, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये एलपीजी का मुख्य घटक है, मेन कंपोनेंट है। मीथेन हो जाएगा प्राकृतिक गैस का, नेचुरल गैस का। निम्नलिखित में से कौन सा गुण अधातुओं में नहीं होता? धातुओं के पास तननशीलता होती है, यानी कि डक्टिलिटी होती है, आघातवर्धना होती है, यानी कि मैलिबिलिटी होती है, अनुनादी यानी कि पीटने पर टन की आवाज़ आना। तो ये सारे ही गुण अधातुओं में नहीं पाया जाता। ये सब जो गुण हैं ये धातुओं का भौतिक गुण है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ये अधातुओं का गुण नहीं है। कोई वस्तु द्रव में तैरती है। कोई वस्तु द्रव में तैरती है, इसका मतलब वस्तु का घनत्व द्रव से कम है। तो जब वस्तु का घनत्व द्रव से कम होता है। पेनिसिलिन डैश से प्राप्त एक एंटीबायोटिक दवा है। तो पेनिसिलिन फंगस फफूंदी से प्राप्त एंटीबायोटिक दवा है। पेनिसिलिन ये पहला एंटीबायोटिक ड्रग है। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2000 हर्ट्ज है और उसकी तरंग दैर्घ्य 0.2 मीटर है। तरंग की चाल ज्ञात करें। तरंग की चाल होता है v = लैम्डा इंटू में f। लैम्डा दे रखा है 0.2, f दे रखा है 2000। सारे के सारे SI यूनिट में है। हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो भी SI यूनिट में ही आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 400 मीटर पर सेकेंड। 400 इसका राइट आंसर। जब ध्वनि ठोस सतह से टकराती है तो क्या होता है? जब ध्वनि ठोस सतह से टकराती है तो कुछ ध्वनि एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है। डी इसका राइट आंसर। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह एक डैश लवण है। देखिए क्षारीय लवण है यानी कि बेसिक सॉल्ट है, और जो सॉल्ट होता है ये एसिड और बेस से मिलकर बनता है। और क्योंकि ये सॉल्ट क्षारीय है, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्षार होगा वो ज़्यादा प्रबल होगा, ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तभी तो बनने वाला सॉल्ट में क्षारीय प्रकृति है। तो जो क्षार होगा वो प्रबल होगा और अम्ल होगा दुर्बल। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। डैश को रक्त शर्करा के रूप में भी जाना जाता है, ब्लड शुगर के रूप में भी जाना जाता है। यह है ग्लूकोज। इनमें से किस पेड़ का उपयोग इमारती लकड़ी के लिए किया जाता है? इमारतों के निर्माण में किया जाता है। महोगनी, रोजवुड और सागौन। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर। गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील विटामिन हैं और ये विटामिन गर्म करने पर आसानी से नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो बी इसका राइट आंसर होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। एक तत्व के समस्थानिक के डैश होते हैं। एक तत्व के जो समस्थानिक होते हैं उनमें प्रोटॉन्स की संख्या यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर परमाणु क्रमांक ये एक ही होता है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये अलग अलग होते हैं। या फिर बोल सकते हो कि जो समस्थानिक होते हैं उनके परमाणु क्रमांक एक होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं। या फिर बोल दो न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। तो न्यूट्रॉन के विभिन्न संख्या। एल्काइन यानी कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक क्या होते हैं? एक या एक से अधिक त्रिबंध होते हैं, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं।
और अभी हम लोगों ने देखा एल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2। निम्न में से कौन सा सबसे कम विषाक्त नाइट्रोजन युक्त कचरा है? नाइट्रोजिनस वेस्ट, सबसे लिस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट कौन सा है? यह है यूरिया। और सबसे अधिक होता है अमोनिया, उससे कम टॉक्सिक यूरिक एसिड और सबसे कम यूरिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज एंटासिड के रूप में किया जाता है। जब कोई प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से एक विरल माध्यम में माना कांच से हवा में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण किसकी ओर झुकती है? हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI अपवर्तनांक 1.0003 होता है और कांच का कितना होता है? 1.5। तो जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा वो हो गया विरल और जिसका कम वो हो गया विरल और जिसका ज़्यादा वो हो गया सघन। तो जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है, तो अभिलंब से दूर इसका राइट आंसर होगा। और यही अगर इसका उल्टा होता तो जैसे कि हवा से कांच में आता विरल से सघन में, तब वो अभिलंब की ओर झुक जाती।